नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर हमने पहले वीडियो में देख लिया है, उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। जो भी समस्याएं हो आप देखकर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिया होगा। ये चैप्टर हो चुका है। आज हम दूसरा चैप्टर ग्लोब अक्षांश देशांतर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ग्लोब अक्षांश देशांतर, आपको पता है कि ग्लोब, इतनी बड़ी पृथ्वी को अगर हम किसी प्रकार से देख पाते हैं कि कहाँ क्या है, तो वो ग्लोब के जरिए ही देख पाते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी देखना संभव नहीं है। ग्लोब क्या है, ग्लोब में स्थानों का निर्धारण कैसे होता है, यही इस चैप्टर में हमको समझना है। हमने देखा है पिछले चैप्टर में कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आपने इसको समझा भी होगा। आगे हम देखते हैं कि अब ग्लोब पे हम कैसे पृथ्वी को दिखाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ग्लोब छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। ये तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ग्लोब बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। आप टेबल पे देखते होंगे छोटा सा ग्लोब रखा रहता है कि आप जेब में रख लें। इतना बड़ा होता है कि आप उसको देख ना पाए, पूरा चारों तरफ से घूम के देखना पड़े। ग्लोब क्यों होता है, ग्लोब क्यों बनाया गया, ये यहाँ पे हमको अध्ययन करना है। ग्लोब, पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि ग्लोब स्थिर नहीं होता है और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो आप देख रहे हैं ना कि ग्लोब ऐसा ऐसे पिन में फिट होता है कि उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब सही आकार का मतलब यह है कि उनका जो रेशियो होता है आकार का, वो सही होता है। इसका मतलब ये नहीं है भाई पृथ्वी के इतना बड़ा ग्लोब बनाने के लिए पृथ्वी की इतना बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा पृथ्वी को दिखाने के लिए। तो उतना बड़ा पृथ्वी तो हम ना दिखा सकते हैं ना कुछ। तो एक रेशियो लेके चलते हैं कि पृथ्वी पे जितना भी भूभाग है, जितना समुद्र है, तो उस अनुपात में हम सही दिखाते हैं। भारत का एरिया कितना है तो उतना बड़ा भारत उस पर बना हुआ दिखाई देगा। तो आइए समझते हैं कैसे। थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़िएगा, थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है और ज्योग्राफी का बेस है। अगर ये आपका तैयार हो गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो मिलेंगे ही और पूरी ज्योग्राफी भी आपको समझ में आएगी। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसको किया जाए, तो यही हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए कि ग्लोब जो होता है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे ही अक्ष कहा जाता है। अब ये एक सुई है, ये गोल गोल आपका ये ग्लोब है, ये वाला। और इसमें देखिए एक ये सुई घुसी हुई है और एक ये आपका अपर साइड में ये नॉर्थ पोल है और ये डाउन साइड में ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे वास्तव में ये पिन कोई ना पृथ्वी में है और ना ऐसी होती है। ये ग्लोब को रोकने के लिए, ग्लोब को घुमाने के लिए लगा दी जाती है। वास्तव में ये अक्ष जो होता है ये काल्पनिक होता है। ऐसे ऐसे ये झुका हुआ है ना, तो ये काल्पनिक होता है। लेकिन यहाँ पे पिन लगा के इसको, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हम अपने अध्ययन के लिए कर रहे हैं। हम ये मत मानिएगा कि पृथ्वी में भी ऐसे पिन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ग्लोब पर हुए दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, हमने देख लिया। और इसी के चारों तरफ हम ग्लोब को घुमा सकते हैं। और इसको अगर सही से घुमाए तो पश्चिम से पूर्व, ऐसे ये पश्चिम से पूर्व ऐसे घुमाया जाता है। ये आपका ईस्ट है यानी कि पूर्व है और ये वेस्ट है, तो इधर से इधर घुमा के देख सकते हैं। अब ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमको कुछ रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। आप देखते हैं ना कि हम पढ़ते हैं कि हमारा भारत इतने डिग्री से इतने डिग्री के मध्य है, अमेरिका का अक्षांश और देशांतर ऐसा है। तो ये अक्षांश देशांतर आया कहां से, आइए यहीं पे समझते हैं। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आप समझ गए होंगे ये कौन सी रेखा है। अगर ये पृथ्वी है तो इसको दो, सॉरी गोल होनी चाहिए थोड़ा सी, ऐसे अगर बीच में कोई रेखा है उसकी ये बात कर रहा है। आगे चित्र में दी हुई है, देखिए। तो ये जो दो भागों में बराबर बांटती है जो रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई गई है ये रेखा, ये जो रेखा है इसको विषुवत रेखा कहलाते हैं, 0 डिग्री।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध। अब ये जो ये गोला है जिसको हम ग्लोब मान रहे हैं, ये ऐसे गोला है, और अगर यहां से विषुवत रेखा ऐसे खींच दी जाए, ये 0 डिग्री, बीच में इसको भी 0 डिग्री मान के खींचते हैं, अभी आगे इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो इसको उत्तर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर NH लिख सकते हैं, और इसको साउथ हेमिस्फीयर SH लिख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसको उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि कम ज्यादा होता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। ये भी मत जानिएगा कि ये पृथ्वी पर ऐसा कुछ खींचा हुआ है जब पृथ्वी बनी थी। ये हमने अपने अध्ययन के लिए, ऐसा अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा किया है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। अब ये विषुवत वृत्त हो गया। अब इसके उत्तर में या दक्षिण में कहीं भी जाएंगे तो उत्तर में जैसे एक ये वृत्त, फिर एक ये वृत्त, ऐसे ऐसे ये वृत्त खींचे हुए हैं ना, तो इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अक्षांश किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर उत्तर में या दक्षिण में खींची गई जो रेखाएं होती हैं समांतर वृत्त, उन्हें ही अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांशों को कैसे मापते हैं? अंश में मापते हैं। अक्षांशों को अंश में मापते हैं। अगर ये शून्य, ये विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अगर ये शून्य हुई तो इसके उत्तर में अगर बढ़े, यहाँ पे कोई होगी तो ये 10 डिग्री हो सकती है। जैसे ये 20 डिग्री आपकी दिखाई गई है, देखो ना, फिर ऐसे 40 डिग्री दिखाई गई है, ऐसे फिर ये 60 डिग्री, 80 डिग्री, और फिर यहाँ पे जब पहुंचेंगे ध्रुव पे तो ये 90 डिग्री। तो ये जो होती है दूरी होती है विषुवत रेखा से। यानी कि यहाँ से अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 डिग्री है। ठीक है ना, डिग्री में ये दूरी को हम नापते हैं। और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। आप यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है। यानी कि 1 डिग्री को ऐसे हम 60 मिनट के बराबर लिख सकते हैं। तो जहां हाफ डिग्री की बात आ जाएगी तो हम ऐसे क्या लिखेंगे? हाफ डिग्री कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। तो इसको हम 30 मिनट लिख देंगे। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो इससे जो दूरी होती है उसी दूरी में हम चाहे उत्तर चले जाएं चाहे दक्षिण चले जाएं, उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे ग्लोब को समझेंगे। तो विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। आप जानते हैं कि कोई भी गोला ऐसे होता है तो ये 360 डिग्री होता है कंप्लीट, है ना। अब ऐसे पढ़ते थे ना, ये देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये 90 है, इधर भी 90 है। अगर इसको ऐसे कर दें तो 180 हो गया, और अगर ये पूरा मिल जाएगा तो 360। तो ये पूरा ग्लोब जो होता है 360 डिग्री होता है। अब यहां से यहां की दूरी, यानी कि ये अगर आपका ये गोला है, ये आपकी विषुवत वृत्त है। अब यहां से यहां जाएंगे तो आपको बिल्कुल पता है कि ये 90 ही होगा, क्योंकि ये 90 होगा, ये 90 होगा। इसके अपोजिट साइड में भी ऐसे ही खींचा जाएगा, ऐसे ही, मतलब इसके अपोजिट साइड में। उसको पलट के कैसे देखेंगे? ऐसे खींच के देखेंगे। तो 90 90 90 90 4 बार यानी 360, यानी 1/4 होता है, 90 डिग्री अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। देखिए ना, आगे चित्र हम देख लेते हैं, आगे में दिया हुआ है। तो यहां से अगर इसको हम विषुवत वृत्त मान लें तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है, तो यहां से यहाँ की दूरी 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक ऐसे ही ये 90 डिग्री दक्षिण में है तो ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, सॉरी ध्रुव हो गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको उत्तरी ध्रुव कह देंगे, और ये दक्षिण में जो 90 डिग्री अक्षांश होगा दक्षिणी, तो इसको दक्षिणी ध्रुव कह देंगे, क्योंकि इसके बाद तो हम जा ही नहीं सकते, फिर हम उतर के अगर उधर जाएंगे तो नीचे आना पड़ेगा ना। अब आइए देखते हैं, समझते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखना पड़ता है। अब अगर हम ऐसे ही लिख दें कि 23.5 डिग्री, तो क्या पता चलेगा? 23.5 डिग्री ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो हम लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, नॉर्थ। ऐसे हम 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको हम ऐसे साउथ लिखते हैं। ये दूरी ही है, यहां से इसकी ये दूरी है। यहां से कितने डिग्री दूर है, इसको डिग्री में ऐसे नाप लेते हैं, ठीक है ना, इतने डिग्री है। और मैंने आपको बता दिया है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होती है। तो जहां पे ये हाफ
ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसा भी लिख सकते हैं, 23 डिग्री लिखते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे और ये 30 मिनट लिख दें। तो ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ पे अब बीच में तो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश, तो ये तो सबसे बड़ा खींचा ही जाएगा। कोई गोला आप लीजिए, बीच में लाइन सबसे बड़ी होगी, फिर इसके उत्तर या दक्षिण बढ़ते चले जाएंगे तो देखो इससे ये वाली छोटी है 20 डिग्री, और फिर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश छोटी है, और फिर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री वाली 60 डिग्री वाली छोटी है, फिर 80 वाली, और फिर जब 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो एक बिंदु मात्र रह जाएगा। तो चाहे ये उत्तर में जाए और चाहे दक्षिण में जाए, दोनों तरफ यही स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा किया क्यों जाता है? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो किसी स्थान की स्थिति क्या है हम कैसे पता कर पाएंगे? मान लो कोई स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, या यहाँ पे ले लें, थोड़ा अध्ययन के लिए आसानी होगी। तो अभी तो हमने अक्षांश ही पढ़ा है इसलिए पूरा स्थान नहीं जान सकते, लेकिन यहाँ पे है तो हम क्या बताएंगे? 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, लेकिन उत्तर या दक्षिण, तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है। इसीलिए इसको अक्षांशों के साथ दिशा जरूर लिखी होती है, यही जानने के लिए। इसके अलावा कुछ और अक्षांश हैं महत्वपूर्ण, केवल विषुवत रेखा ही नहीं है। ये देखिए आपका पृथ्वी है, तो ये बीच में तो हो गया विषुवत वृत्त, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और अक्षांश हैं जिनके जरिए से हम पूरे ग्लोब का अध्ययन आसान बनाते हैं। तो यहाँ से ये देखो विषुवत वृत्त तो 0 हो गया, फिर उत्तर ध्रुव जो होगा वो 90 डिग्री, मैंने आपको बता ही दिया है, उत्तर में पहुंचेंगे। दक्षिण में जो पहुंचेंगे वो 90 डिग्री, ये भी होगा, लेकिन बस यही लिखेंगे 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी। इसके अतिरिक्त भी 4 और अक्षांश हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है ना। ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए, हाफ की जगह ये किताब में मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसको और क्या लिख सकते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, जहां भी ऐसा है तो आप उसको हाफ मान लीजिएगा। ये गलत हो गया है, इसमें आ नहीं रहा है। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं, यहीं पे आप आइए आपको समझाते हैं। तो ये विषुवत वृत्त ये 0 हो गया। उत्तर में जो 23.5 डिग्री जाते हैं तो इसको हम कर्क रेखा नाम दे देते हैं, कर्क रेखा। और जब दक्षिण में जाते हैं तो इसको 23.5 डिग्री को ही मकर रेखा नाम दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यहां से यानी कि विषुवत वृत्त से 23.5 गए, अब विषुवत वृत्त से 66.5 जा रहे हैं, ठीक है। यहां से विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर गए थे, तो इसको हमने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नाम दे दिया कर्क रेखा। दक्षिण गए इतना ही 23.5 डिग्री, तो इसको नाम दे दिया मकर रेखा। अब यहाँ विषुवत वृत्त से हम 66.5 डिग्री उत्तर जाते हैं, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुवीय वृत्त कह देते हैं, उत्तर ध्रुवीय वृत्त कह देते हैं। और ऐसे ही हम यहां से 66.5 डिग्री साउथ में जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुवीय वृत्त कह देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त कह देते हैं। यानी कि विषुवत रेखा मध्य में, उसके उत्तर में अगर 23.5 जाए तो कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 जाए मकर रेखा, उत्तर में 66.5 जाए उत्तर ध्रुवीय वृत्त, और दक्षिण में 66.5 जाए तो दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। बिल्कुल सिंपल सी बात है, उत्तर में जाएंगे तो उत्तर, पर दिशा आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये इतने कटिबंध जो थे ये इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये देखिए यही चारों यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कैसे, तापमान का निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे तापमान का अध्ययन करते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है ना। यानी कि देखिए ये आपका बोला बन नहीं पाता है, ये देखिए ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपकी, ये दोनों पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ दोनों में बराबर बांटती है। तो ये नॉर्थ
और ये साउथ। ठीक है ना, नॉर्थ पोल हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अब यहां से आप देखिए, कर्क रेखा मैंने आपको बताया था अभी कि 23.5 डिग्री जब हम उत्तर की तरफ चलते हैं विषुवत रेखा से, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ चलते हैं। बस यही ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर यानी तुरंत नॉर्थ लिख देंगे, और ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री हम साउथ में जाते हैं, तो ये 23.5 डिग्री साउथ हमारा होता है। अब इसको ये कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, अब इसको हम कर्क रेखा बोल रहे हैं, आपने पढ़ा ही है, और इसको हम मकर रेखा बोल रहे हैं। इसके बीच में कह रहा है कि सूर्य वर्ष भर में एक बार सर की ठीक ऊपर होता है, यानी कि यहाँ सूर्य ज्यादा देर तक चमकता है, रहता है, सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, यहां से यहां तक ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य ज्यादा चमकता है। तो ये एरिया जितना मैंने ये आपको दिखाया अंडरलाइन करके, ये एरिया, तो इसको आप क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंध कह देंगे। अब फिर हम आगे बढ़े, अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता है। सूरज तो निकलेगा लेकिन ऊपर, सर के ऊपर ये नहीं चमकेगा, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं। तो यानी कि अगर कर्क रेखा के चाहे उत्तर बढ़े और चाहे मकर रेखा के दक्षिण में बढ़े, तो ऐसा नहीं होता है कि सूर्य सर के ठीक ऊपर चमके। ठीक ऊपर चमकने का मतलब है नजदीक आ जाता है सूर्य। ठीक ऊपर का मतलब अब सबसे नजदीक है पृथ्वी के, तो सबसे नजदीक होने के कारण क्या होता है, ज्यादा तापमान में कोई भी, जैसे आप आग ताप रहे हैं, तो आग तापने में अगर आप नजदीक हाथ करते हैं तो ज्यादा आपको आंच लगती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर जो है अगर सिधाई में चमकता है तो ज्यादा होता है। तो ये स्थिति केवल विषुवत वृत्त से विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, तो इसको उष्णकटिबंध कह देते हैं। इसके बाद ऐसा कहीं नहीं पाया जाता है। तो यहाँ की स्थिति क्या होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत तो पाया ही जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पे ना तो ज्यादा तापमान होता है और ना ज्यादा कम तापमान होता है, ना बहुत ज्यादा तापमान ना बहुत कम तापमान, यानी मध्यम तापमान वाला स्थिति होती है, यानी कि शीत भी और उष्ण भी, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं। यानी कि ये वाला जो मैं गोला गोला बना रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही है साउथ में भी आप चले जाइए, तो ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध है। इसको हमने अभी क्या बताया था, उष्ण कटिबंध। तो ये दोनों उष्ण है, उष्ण कटिबंध। और ठीक ऐसे ये और यहाँ पे ये, जहां पे सीधा सूर्य नहीं चमकता, तो ये शीतोष्ण हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा, मैं सी लिखे दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। अब देखिए यहां पहुंचते पहुंचते मैं आपको फिर से एक फिगर बना के दिखा रहा हूं। ये है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एक 23.5, यहाँ पे भी ऐसे 23.5, यहाँ पे एक 66.5 था, इसी को हम लेके चलेंगे। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त था, उत्तरी ध्रुव वृत्त था 66.5 वाला, 66.5 अभी हमने ऊपर समझा था। और ऐसे ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त था, दक्षिणी ध्रुव, ये भी 66.5 था। बस दोनों में अंतर क्या था, एक साउथ था और एक नॉर्थ था। तो जो साउथ वाला था तो इसको दक्षिणी बोल देते थे, और इसको जो नॉर्थ वाला था इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी। तो यहां से यहां की बात कर रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे ये साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। अब ये एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया देखिए, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अगर ऊपर वाले में ही समझे तो, जहां पे दो वो समझे थे, ऊपर समझे तो ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ये
और यहाँ पे ये इतना बच रहा है, ये थोड़ा सा फिगर ऐसे कर लीजिए, तो ये वाला एरिया, तो ये यहां से निकाल के मैं ये ला रहा हूं यहाँ, और ये इन दोनों एरिया में सूर्य की रोशनी तो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहुंचते पहुंचते अब वही दूरी बढ़ रही है, सूर्य चमक तिरछा रोशनी इसकी पड़ती है। जब सबसे सिधाई में रहेगा, सबसे नजदीक रहेगा, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा तो थोड़ा सा और दूरी बढ़ी, फिर सबसे जब पोल की तरफ बढ़ने लगा, ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा, तो क्या हो गया, और ज्यादा दूरी बढ़ गई, तो यहाँ पे सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी तिरछा रोशनी पड़ती है। सूर्य इधर ही है, टेढ़ी रोशनी डाल रहा है, तो यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि इसे इतना कम टेम्परेचर हो जाता है कि हम शीत कटिबंध कहते हैं। अब ये तीनों कटिबंध आपके तैयार हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी ज्योग्राफी आप पढ़ डालेंगे, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, एक आपने पढ़ा उष्ण कटिबंध, दूसरा आपने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा आपने पढ़ा शीत कटिबंध। ठीक है ना। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में जो हम कटिबंधों में बांटते हैं, ये अध्ययन हो गया। अब हम देखते हैं देशांतर क्या है। अब किसी स्थान को स्थिति को बताने के लिए केवल अक्षांश से तो काम चलने वाला नहीं है। मान लो कि ये हम बता दिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लेकिन अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, और यहाँ पे ये तो बटुआ टाइप की बन गई पृथ्वी, खैर आप इसको गोल मानिएगा। अब हमने बता दिया 23.5, तो 23.5 तो यहां से लेके ये यहां तक है, 23.5 तो यहां से लेके यहां तक है। अब ये कहाँ, हमने बता दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ मान लो, बता दिया, साउथ बता सकते हैं, ऐसे ही इसको साउथ बता दिया, लेकिन ये यहां से यहां तक है। अब ये यहाँ कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ कहाँ, तो केवल अक्षांश से तो हो नहीं पाएगा, तो हम कुछ ऐसा एक रेखा और एक ले लें, जिसमें कि अगर वो रेखा ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, तो हम बता देंगे कि यहाँ, तो जो एक दूसरी रेखा हम लेने जा रहे हैं वही देशांतर होगी। मैं ये आपको बताना चाह रहा था। तो यही सही स्थिति जानने के लिए कि कैसे किसी स्थान का निर्धारण किया जाए, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली एक संदर्भ रेखा को पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ये जानने के लिए हम एक देशांतर रेखा ले लेते हैं। अब ये जो उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, और ध्रुवों पर शून्य होती जाती है, जहां सभी देशांतर या उत्तर आपस में मिलते हैं। घबराइए मत, मैं समझा रहा हूं आपको। ये देखिए, अब इन्होंने कहा कि ये तो हम अक्षांश समझ लिए थे, ये देखो ये ऐसे अक्षांश था, यहाँ पे ये 0 डिग्री था, और उसके बाद में हमने समझा नहीं था, ये 20 था, फिर 40 था, फिर 60 था, फिर 80 था, फिर 90 आया था, तो ये नॉर्थ हो गया था। ऐसे ये साउथ में भी इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लोब ऐसे रखा हुआ है, तो पूरा चित्र नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 90 जब पहुंचेगा तो ये साउथ हो जाएगा, और वहां पे जब होगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, 90 पहुंचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक रेखा हमने और खींच दी, तो इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम जो थी, पश्चिम से पूरब जो थी, उसको अक्षांश कह रहे थे। अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। दोनों में थोड़ा सा देखो स्थितियों में भी अंतर है, इसमें हर रेखा उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है। देखो ये, तो ये जो ऐसे रेखा खींची जा रही है, ये जितनी भी रेखाएं देखो ऐसे, तो यहां जाके ये मिल जा रही हैं, और यहां भी नीचे भी जाके ये मिल जाऊंगी, साउथ पोल पे भी मिलेंगे, तो ये इनको देशांतर हम बोलेंगे। अब जो 0 डिग्री, जैसे वहां पे हमने इक्वेटर को लिया था, ऐसे एक यहां ले लेंगे, भाई एक आधार तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम प्रमुख या उत्तर कह देते हैं, या प्रमुख देशांतर कहते हैं, और ये इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, जैसे वहां विषुवत रेखा का 0 डिग्री था। अब यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम जा सकते हैं। अब यहां आपको पता है कि ये कितना है, ये कितना है, यहाँ तो 100, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 180 है, लेकिन पीछे भी तो जाएंगे भाई। ये ग्लोब का एक हिस्सा हमको दिख रहा है, ये है एक हिस्सा हमको दिख रहा है यहां से यहां तक। अब जस्ट जितना ये है
तो आपको मैंने बताया था कि ये कोण कितना होता है, 180 होता है। तो 180 तो ये दिख रहा है और 180 इसके पीछे वाला भी दिख रहा है, तो 360। तो 180 इधर खींचेंगे और 180 इधर खींचेंगे। अब देशांतर ऐसे है तो 180 इधर हो जाएगा और 180 इधर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो 180 हम इसको पूरब जा सकते हैं, पूरब यानी कि इधर, और 180 हम पश्चिम जा सकते हैं यानी कि इधर। अब यही जो यानी प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अब ये जो प्रमुख यामोत्तर है, इसके पूरब वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध बोल देते हैं, है ना, ईस्ट हेमिस्फीयर बोल देते हैं, और जो पश्चिमी भाग है उसको वेस्ट हेमिस्फीयर बोल देते हैं। यानी कि इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध बोल देते हैं। अब ये आप देखिए कि जब 180 पूर्व और 180 पश्चिम या उत्तर पर यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होंगे। आपको समझ में ये बात आ रही है। यहां से आप चलेंगे तो 90 तो ये हो गया, फिर इसके पीछे 90 आएंगे तो 180 ये हुआ। यहां से चलेंगे तो 90 ये हो गया, इसके पीछे 90 आएंगे फिर 180 हो गया, तो जाके एक ही जगह तो दोनों मिलेंगे। तो यही बात ये बोल रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी जाके एक ही रेखा पर ये स्थित हो जाएंगे, पीछे जाके मिल जाएंगे दोनों। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं द्वारा देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड बन जाती है। यानी कि ग्रिड क्या होती है, यह देशांतर है और ये अक्षांश है, तो जहां पे ये मिलन बिंदु होता है तो इसको हम ग्रिड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। और ग्रिड से ही किसी स्थान की स्थिति को हम पता करते हैं। पूरा जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आप मोबाइल में यूज करते हैं और किसी भी स्थान की स्थिति को तुरंत बता देते हैं, इसी सिद्धांत पे चल रहा है। तो अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का आसानी से पता लगा लेंगे। ठीक है ना, जैसे दिया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब यहां से हम 26 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे, तो ये 20 है, 20 के बाद ये 40 है, तो कहीं यहां। लेकिन अब ऐसे यहां कहां, ये पूरी पट्टी में कहां, तो अब ये देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहां से चलेंगे 90 डिग्री तक यहां चले आएंगे, कहीं यहां पड़ेगा, तो ये धुबरी की स्थिति हो जाएगी। समझ गए, और ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति समझा देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, उसको फिर से हमको घुमाना। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे देखो ये ग्रीनविच है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अभी हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो समझाना चाह रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये देखिए ना कटी कटी ये डॉटेड लाइन है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री, है ना। और आप एक बीच में ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा इक्वेटर हो जाएगी, ये अक्षांश हो जाएगी। यहाँ पे ये बताना ये चाह रहा है, ऐसा करते हैं इसको हम पहले पढ़ लेते हैं तब समझते। ये समझाना चाह रहा था कि समय देशांतर और समय का निर्धारण कैसे होता है, इसके बाद हम मैप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो समय का मापने का जो पुराना तरीका था, तो हम सूर्योदय सूर्यास्त से जानते थे कि सुबह हो गई इतने बजे हैं। पुराने समय में ऐसे ही निर्धारण हो जाता था कि सुबह लगभग 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, और यानी कि ग्रहों के द्वारा हम गणना कर लेते थे, ग्रहों की स्थिति के द्वारा। और दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनती थी। अभी भी आप चलें तो दोपहर में देखेंगे तो आपके बगल में, पांव के बगल में परछाई बनती है। तो हम जान लेते थे कि सूर्य सर के ऊपर है, तो अब दोपहर हो गई है, छोटी परछाई बन रही है। शाम जब हो रही थी तो उसी के हिसाब से हम समय का अंदाजा लगा लेते थे। लेकिन ग्रीनविच पर जो 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण हुआ उसकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख देशांतर यानी जो 0 डिग्री अभी हमने आपको बताया था, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि ये पृथ्वी है, इसको गोल मानिएगा आप। ये अगर ये 0 डिग्री है तो ये कह रहा है कि जब सूर्य बिल्कुल बीच में होगा, आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये पूरे इसमें अब सभी स्थानों पर दोपहर तो होगी, लेकिन अलग अलग इसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ये आप अध्ययन कर चुके हैं।
अब एक चीज और यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी कि अगर ये सूरज है तो पृथ्वी ऐसे चलती है, ये पृथ्वी है तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, यानी कि इसकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है, ऐसे चक्कर लगाती है। तो अभी देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट यहां बताने जा रहे हैं। तो उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, किनका, जो ग्रीनिच के पूरब में है, यानी ये ग्रीनिच है और ऐसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी आगे बढ़ रही है ना। तो यहां पे अगर सॉरी, यहां पे अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, और तो यहां पे कोई स्थान है तो यहां पे 12 से ज्यादा बजेंगे, 2 बज सकते हैं, 4 बज सकते हैं, वो तो अभी हम आगे अध्ययन करेंगे कैसे निर्धारण करते हैं। और जो स्थान पीछे होगा, जो स्थान पीछे होगा इधर ऐसे, तो पृथ्वी उसको छोड़ के आगे जा रही है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे जा रही है, तो यहाँ पे कम समय होगा, सुबह की मान लो 10 बज रहे हैं यहाँ, जैसे भी होगा वो भी हम देख लेंगे। तो उनका समय पीछे होगा, ये बात कह रहा है कि ग्रीनविच के पूर्व में जो होगा उनका समय आगे होगा और जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब समय का अंतर के जो अंतर के कैसे निकाला जाएगा, तो इसकी गणना करने के लिए हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है उसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं जिससे हमारे पास जगह हो जाए। तो पृथ्वी अगर देखिए ये है, तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरा कितना है, 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री। अब पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें, 24 से भाग दे दें, तो यह आपका आ जाएगा 15, ठीक है ना, ये 15 आ जाएगा, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री, 1 घंटे में ये 15 डिग्री, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप जान रहे हैं। तो 1 घंटे में ये 1 आवर में 15 डिग्री हो जाएगा, यानी 1 घंटे में 15 मिनट डिग्री घूमेगी, और 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना 1 घंटे में। तो अब इसको हम 15 से डिवाइड कर दें, तो ये 4 मिनट हो जाएगा, ये 4 मिनट आ जाएगा, 4 मिनट, और इधर कितना आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री टोटल था, 24 घंटे में घूमती थी, 24 से डिवाइड कर दिए तो 24 घंटे में 360, 1 घंटे में 15 आ गया। अब 1 घंटे में होता है 60 मिनट, अब इसको हम मिनट में निकाल रहे हैं, तो 60 मिनट घूमती है 15 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में, सिंपल सा है, 60 से को 15 से डिवाइड कर दें तो यही तो आएगा, तो यह आ जाएगा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार ग्रीनविच की दोपहर में अगर 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, यानी कि अगर ये ग्रीनविच है और यहां से हम 15 डिग्री पूर्व इधर कहीं आ जाए यहां पे, तो कितना बज रहे होंगे, कितना बज रहे होंगे, 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 60 मिनट, है ना, 15 गुणे 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे आगे हो जाएगा। ये भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 15 मिनट आगे है तो 1 घंटे आगे हो जाएगा, 15 मिनट आगे है तो 1 घंटे आगे हो जाएगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय अगर हम निकालें, ये तो पूरब गए थे, अब जरा पश्चिम आइए, तो ये उतने पे ही 15 डिग्री ही है, तो 1 घंटे कम हो जाएगा, यानी कि अगर 12 बज रहे थे तो यहाँ 11 बज जाएंगे, और 12 बज रहे थे तो यहाँ 1 बज जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर क्या होगी, तो 180 डिग्री जाना है, तो 180 को आप 15 से फट से डिवाइड कर दीजिए, 180 बटे 15, 15 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 15 कम 15, 15 30, यानी कि 12 घंटे का अंतर आएगा। और 12 बजे देखिए यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं,
तो वहां पे रात के 12 बज रहेंगे, यानी कि मध्य रात्रि हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। जैसे इंडिया का आपको हमने एक वीडियो में चर्चा में बताया भी था, वो क्वेश्चन का वीडियो था और उसमें सुपर 25 में। तो भारत के बारे में हम देखते हैं। भारत की स्थिति जो है, ग्रीनविच अगर यहाँ है 0 डिग्री है, तो भारत की स्थिति यहां से ऐसे हम चले आए तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्व हमारा मानक समय है। ठीक है ना। यानी कि ग्रीनविच को जीरो जीरो है, ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्व। तो ये बहुत सा देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर पूर्व से पश्चिम में देखें तो हमारा विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का है। अब ये 30 डिग्री में अगर देखें तो 15 दूना यानी 2 घंटे, 15 दूना 30, 2 घंटे का अंतर आएगा, आता भी है। ये हमारा असम है, ये गुजरात है, दोनों में ये देखिए इन्होंने 1 घंटे 45 मिनट लिखा है, जो भी है 1 घंटे 45 मिनट 2 घंटे जो भी अंतर, यानी कि गुजरात का ये देखो ये द्वारका ले रहे हैं और असम का ये डिब्रूगढ़ ले रहे हैं। डिब्रूगढ़ तो यहाँ कहीं, और हम किनारे जाए तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, इंडिया तो एक है, तो हम एक मानक समय हमने माना है 82.5 डिग्री। तो नहीं तो ऐसा होगा कि गुजरात की घड़ी में 10 बज रहा होगा तो असम की घड़ी में 12 बज रहा होगा, और फिर असम का भी विस्तार ऐसा है, तो कैसे निर्धारित करेंगे। तो एक मानक समय हम लेते हैं ये 82.5 डिग्री, जो कि मिर्जापुर से होके गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी के पास से, फिर मिर्जापुर किला है वहां पे, वहां से होकर गुजरती है। तो इसको हमने मान लिया। अब यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि 82.5 डिग्री ये यहां से आगे है, तो 82.5 को हम अगर 15 से डिवाइड कर दें, 82.5 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें इसका, तो 15 से अगर भाग देंगे तो ये 5 तो सीधा सीधा चला जाएगा, 15 पचे 75, फिर बचेगा 7.5 यानी आधा, यानी कि ये 5.5 घंटा, ये जो आएगा ये 5.5 घंटे में आएगा ना। तो ग्रीनविच से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है, यानी ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे होंगे दिन के, दोपहर के, तो हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे, 5.5 बज रहे होंगे। बस यही इसमें समझाया गया था। तो भारत में ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में मैंने 12 से बताया था, यहाँ 2 दिया, 2 बज रहे हैं, तो भारत में 5.5 इसमें 2 में जोड़ दीजिए, 7.5 बज रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे देशों का ऐसा ही है कि एक ही मानक समय है, कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है। तो जैसे रूस, अब रूस तो ऊपर देखेंगे तो आप ऐसे शुरू हुआ है और पूरा यहाँ ऐसे कवर करके, ऐसे बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ 11 मानक का उपयोग होता है, 11 मानक से अलग अलग यहाँ स्टेट है, अलग अलग अपना 11। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये हमने अध्ययन कर लिया, आपको लगभग समझ में ये आ गया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जो समस्या होगी इसको कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, बहुत आराम से मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि आप आराम से नोट्स बना सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें कमेंट करते हैं, इसको लाइक करते हैं, तो हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत